प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं। कैसे हो भाई? आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी साथी को शुभ संध्या। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आप सब लोग फटाफट लाइव हो जाओ। आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है अपने भाई बहन से, है ना? हाँ, तेरे प्यार में मैं मर जाऊंगा। उसने कहा था खतरनाक कहानी। यह एक खतरनाक कहानी है भाई। कैसी कहानी सभी लोग बताओ। सब लोग फटाफट लाइव हो जाओ, सभी लोग लाइव हो जाओ जल्दी से। हेलो हेलो हेलो। सभी लोग आ गए भाई? बोलो भाई, सभी लोग रेडी हो? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी साथी का स्वागत करता हूं। आज गद्य खंड का दूसरा अध्याय है। क्या गद्य खंड का दूसरा अध्याय है? तो आप सब लोग ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। क्या चैप्टर नंबर 2 आप ये कह सकते हो। ये कितना नंबर है चैप्टर? सभी लोग बताओ। सभी लोग के पास किताब तो होगी ना? ये चैप्टर नंबर क्या है? ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप ये देख रहे होगे लेक्चर नंबर पहला। कहने का मतलब आप सब लोग को मैं पढ़ाया था, इसके पहले आप सभी को मैं पढ़ाया था बातचीत। सबसे पहला अध्याय क्या था? बातचीत। बातचीत में आप सभी को बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय भी बताया हूं, बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं भी पढ़ाया हूं, बालकृष्ण भट्ट के सारांश, बातचीत का पूरा हिंदी अर्थ भी बताया हूं, बातचीत का सारांश भी बताया हूं, और बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया हूं, बातचीत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया हूं। मतलब पूरा कंप्लीट पढ़ाया हूं। 2 लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ा दिया हूं। बातचीत का माइंड मैप भी पढ़ाया हूं, बातचीत का माइंड मैप वीडियो में भी अपलोड कराया हूं, यूट्यूब पर भी वीडियो में भी अपलोड कराया हूं। कहने का मतलब बातचीत पूरी तरीके से देखा जाए तो मैं हर तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया हूं। क्वेश्चन चाहे जहां से पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ईमानदारी से बताओ, क्या बातचीत चैप्टर से कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेगा तो आप सब लोग बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ एक बार जल्दी से। बता ले जाओगे ना? बोलो बोलो। अब हम सब लोग क्लास की शुरुआत करने चल रहे हैं। क्या दूसरे अध्याय की उसने कहा था, जिसका हम सब लोग जो है जानते हैं लेखक कौन है। अगर लेखक की बात करूं तो आप लोग जानते हो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये आप जानते होंगे। और उसके साथ साथ आप लोग को पता होना चाहिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हम सब लोग क्या पढ़ेंगे? जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जीवन परिचय के साथ साथ फिर पूरी रचनाएं पढ़ेंगे। रचना के साथ साथ संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। उसके साथ साथ सारांश पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम सब लोग जीवन परिचय, रचना और संपूर्ण हिंदी अर्थ तक ही पहुंच पाएंगे। इसलिए सारांश और क्वेश्चन को अभी मैं कट कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बड़ी कहानी है। तो पहले हम लोग यहां कहानी तक ही पहुंच पाएंगे। तो हम सब लोग शुरुआत करने चल रहे हैं। अगर आप सब लोग रेडी हो तो एक बार जल्दी से थम कर दो। सभी लोग एक बार जल्दी से थम कर दो। हम लोग क्लास की शुरुआत करें, क्लास की शुरुआत करें अगर आप सब लोग रेडी हो तो। ठीक है, अब यहां पर आप सबको पता होना चाहिए कि ये भैया हो चंद्रधर शर्मा,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की क्या है, कहानी है। दूसरा चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सबको मैं बता दूं, ये चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इस बात को ध्यान से समझना, इस कहानी को बिना पढ़े आप लोग बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये कहानी आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछी जाती है और फिर पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, फिर पूछे जाने की संभावना है। आप सब लोग एकदम से रेडी अगर हो गए हो, ओ मेरी प्यारी सी मुटकी बहनियां, तो आप सब लोग खुश हो जाओ, आप सब लोग तैयार हो जाओ और हमारे भैया लोग खुश हो जाएं। जन्म 7 जुलाई 1883, निधन 12 सितंबर 1922 का, निधन 12 सितंबर 1922। इनका जो जन्म स्थान है ना, इनका जो जन्म स्थान है बाबू, आप लोग ध्यान देना, राजस्थान है। राजस्थान की बात करूं क्या, जयपुर। कहां पे, जयपुर। और जो इनका मूल निवास है, मूल निवास का मतलब कौन कौन जानता है, ध्यान से समझना। मूल निवास उसे कहते हैं जैसे जो पैतृक निवास होता है, यानी जो पिताजी का घर था, यानी जो इनके दादा परदादा का घर था, यानी इनके पिताजी का जो मूल निवास था, जो जहां के रहने वाले थे, उस गांव का नाम था गुलेर। उस गांव का नाम क्या था, गुलेर, यानी गुलेर नामक ग्राम। इसीलिए ध्यान से समझना, इनके नाम के आगे गुलेरी लगा हुआ है, इसीलिए इनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है, गुलेरी लगा हुआ है। तो जो है यहाँ पे ग्राम का नाम क्या है, गुलेर है। जिला जो है कहां पे भैया पड़ता है, जिला जो है कांगड़ा। और वो राज्य कौन सा है, राज्य कौन सा है, आप लोग ध्यान समझना, हिमाचल प्रदेश। कहने का मतलब इनके पापा का घर जो घर था वो हिमाचल प्रदेश था मूल रूप से, लेकिन जब ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ तब इनकी फैमिली कहां पे आके शिफ्ट हो गई थी, आप बोलो गुरुजी, जयपुर। कहां पे, राजस्थान में। और इनके पिताजी का नाम क्या था, पंडित शिवराम। क्या, पिताजी का नाम क्या था, पंडित शिवराम। क्लियर इतनी बात। अब ये दोनों बातें याद रखना, जन्म स्थान, मूल निवास, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होना। जन्म स्थान की बात करेगा तो राजस्थान बताना, कहां पे, जयपुर में। और अगर यहां पे क्वेश्चन पूछे कि मूल निवास क्या है, तो हिमाचल प्रदेश, गुलेर नामक ग्राम, कांगड़ा जिला, पिताजी का नाम पंडित शिवराम। शिक्षा इनकी ध्यान से समझना, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आप सबसे। बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। बचपन में क्या, संस्कृत की शिक्षा। ठीक है, 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से ये, मतलब इलाहाबाद से एंट्रेंस तथा जो है क्या, मैट्रिक, और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट जो है पास हुए हैं भैया। चलो बहुत अच्छी बात है। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी बीए किस विश्वविद्यालय से किए थे, तो ऑप्शन में था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इस बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, कहां पे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इनकी वृत्ति क्या है, कार्यशैली क्या है, 1904 में जयपुर दरबार की ओर से, ध्यान न, वृत्ति का मतलब कार्यशैली, ये अपने जीवन में कैसे कार्य कर रहे थे, कैसी कार्यशैली है। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी का एक नाबालिग राजा थे, जिसका नाम क्या था, राजा जय सिंह। क्या, जिसका नाम था राजा जय सिंह, जो है क्या, खेतड़ी के एक नाबालिग राजा जिनका नाम राजा जय सिंह था, के अभिभावक बनकर कहां पे गए थे, मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज कहां पड़ता, अजमेर में आ गए। आप सब लोग देखिए, कभी आप लोग कोई गलती अगर करते हो, अपने विद्यालय में अगर कोई गलती करते हो, तो जब आपके घर वाले आपके स्कूल वाले जो टीचर होते हैं, वो जब आपसे कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को लेके आना, अपने पेरेंट्स को लेके आना, तो आप सब लोग फिर क्या बोलते हो, आप सब लोग सोचते हो अगर अपने पापा को या अपने भाई को लेके चलूंगा तब क्या होगा, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। ऐसा करता हूं, जो है कोई दादाजी को ले लेता हूं, अगल बगल के कोई अंकल जी को ले लेता हूं, दुकान वाले को, और उनको अपना अभिभावक बन के लेके चले जाते हो। ऐसा हुआ है, कोई ऐसा किया है? ये बड़ा मजेदार कहानी होती है, मतलब बड़े, जिसके जीवन में हुआ होगा, बड़ा मजेदार बात रहती है, जो झूठा का अभिभावक बना के लेके चले जाते हैं, नहीं कहते हैं एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा नहीं चलोगे तो, है ना। तो यहां पर देखना, जो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब थे, ये भैया एक नाबालिग यानी छोटा सा राजा, यानी पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, लेकिन राजा था भाई, जय सिंह
कौन नाम क्या था उनका? राजा जय सिंह नाम था। उनका अभिभावक बनकर गए थे, ठीक है, पेरेंट्स बन के गए थे। और कॉलेज का नाम क्या था? मेयो कॉलेज। कहां पड़ता है? अजमेर में। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बार बार बनता है, याद रखिएगा। और उसके बाद जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी थे, ये भी याद रखना। ये किस छात्रावास के अधीक्षक थे यानी अध्यक्ष थे? तो आप बोलोगे जयपुर छात्रावास। क्या? इस बात को याद रखना, जयपुर भवन छात्रावास के क्या थे? अध्यक्ष भी थे, ठीक है। 1916 में संस्कृत विभाग के भी अध्यक्ष थे, ये भी लाइन याद रखना, क्योंकि अभी आपको पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, इनकी शिक्षा कहती थी किसमें थी? संस्कृत में। अब सोच लो, संस्कृत में इनकी शिक्षा इतनी अच्छी थी कि जयपुर वहां पे संस्कृत के क्या थे? अध्यक्ष भी थे संस्कृत विभाग के। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर, यानी मदन मोहन मालवीय इनको निमंत्रण दिए, और निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी थे। बहुत यार, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, हैं? देख रहे हो। और इनका संपादन आप सबको याद रखना होगा, समालोचक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। सभी लोग याद रखो, समालोचक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, समालोचक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है। आप सब लोग इस बात को याद रखना, समालोचक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, समालोचक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। इतनी बात याद हो गई आप सबको। अब देखना इनकी कहानियां यानी रचनाएं। कहानियां क्या क्या है? सुखमय जीवन है, 1911 में लिखा गया है। बुद्धू का कांटा 1911 में भी है। और क्या है? और उसने कहा था, ये जो है 1915 में है, ठीक है। इस बात को याद रखना। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन। निबंध लेखन क्या क्या है? ध्यान देना। निबंध लेखन कछुआ धर्म, मारे से मोहि कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवा नामप्री, ये सब इनका क्या है? प्रमुख निबंध है। क्या? प्रमुख निबंध है। इस बात को याद रखना। अब आपको मैं थोड़ा ट्रिक बता दूं, अगर आप जानना चाहते हो तो, ठीक है। अगर जानना चाहते हो तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आप सभी को बताऊं तो इनका मूल निवास जो है कहां पे है? मूल निवास कहां पे है? आप बोलोगे गुरुजी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान कहां पे है? राजस्थान। राजस्थान है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, ये ट्रिक बता रहा हूं, कहानी बना रहा हूं, ये रियल नहीं है, ठीक है। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। यहां से ये जब यहां गए होंगे तो किसका सहारा लिए थे? बस का। किसका सहारा लिए जाने में? बस का सहारा लिए। और जो ये बस का सहारा लिए बाबू, ये समझ लो कहानी बना रहा हूं, याद रखना। बस का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब हो गया बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। यू का मतलब हो गया उसने कहा था। एस का मतलब हो गया सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। और इसका डेट याद रखने के लिए, पहला 1911, अंतिम वाला भी 1911 और बीच वाला 1915, यानी उसने कहा था जो है 1915। सबसे बड़ी मजेदार बात तो ये है मेरे लाला कि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सिर्फ यही 3 कहानी है, सिर्फ यही 3 कहानी है, उसके अलावा कहानी ही नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सिर्फ यही 3 कहानी है, ठीक है।
ये भी बात याद। गजब कहानी बनाए सर जी आप, मजा आया कि नहीं? ठीक है, ये कहानी याद रखना, ये बस के माध्यम से गए, ठीक है। और आपको बताऊं, जो ये बस के ड्राइवर थे, इस बस के जो ड्राइवर थे, ड्राइवर साहब, इस बस के जो ड्राइवर साहब थे, उनका नाम क्या था? साका। उनका नाम था साका। अब गुरुजी साका का है भैया, साका क्या है? साका का मतलब हो गया गुरुजी ये पत्रिका है। क्या है ये? पत्रिका है। पत्रिका कैसे? सा का मतलब हो जाएगा समालोचक। क्या? समालोचक। और का मतलब हो जाएगा काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका। किसके माध्यम से गए भैया? ड्राइवर का नाम क्या था? साका। हाय हाय, साका साका। कितने लोग देखे वो दिल जले मूवी? हैं? बताओ मजा आया कि नहीं मजा आया? बोलो। ओ मेरी प्यारी मुटकी बहनिया, भाई एकदम खिलौना बना दूंगा पूरी कहानी को, टेंशन मत लेना। इतना समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया? अब यहां पे देखना, अब आप सब लोग ध्यान देना। कछुआ धर्म, मारिस, मोहि कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवा नाम प्री, इसको आप लोग याद कर लेना। क्या क्या है निबंध इनकी, क्या क्या है याद रखना। इसकी ट्रिक खुद से अपने आप बनाना। कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाव, पुरानी हिंदी, डिंगल, देवा नाम प्रिय, भारतवर्ष, संस्कृत की टिपरारी याद। इतनी बात याद रहेगी कि नहीं आप सबको? सभी लोग बोलो। ये आप लोग याद कर लोगे मेरे भाई बहन? कमेंट करके बताओ सब लोग, याद कर लोगे ना? बोलो भैया, आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूं। कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाव, पुरानी हिंदी, डिंगल, देवा नाम प्री, भारतवर्ष, संस्कृत की टिपरारी। कह रहे हैं सर इंपॉर्टेंट रचना में ट्रिक ट्रिक लगा दो। भैया अभी मान लो इंपॉर्टेंट रचना में ट्रिक लगा दूं, ज्यादातर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो भैया कछुआ धर्म भी पूछा गया है, और ये देवानाम प्री भी पूछा गया है, पुरानी हिंदी भी पूछा गया है। अब एक ही दो बच रही, अगर मान लो ये दोनों पूछ लेगा तो क्या करोगे? इसलिए अगर 3-4 याद कर सकते हो तो पूरा याद करो भैया, पूरा याद करो, अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है? कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाओ, पुरानी हिंदी, डिंगल, अरे देवा नाम प्रिय संस्कृत, अरे देवा नाम प्रिय भारतवर्ष, संस्कृत के टिपरारी। इसको याद करो। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बात आगे बढ़ू। ठीक है? और अगर ना याद होगा तो बताना, फिर कल इसका भी ट्रिक बना दूंगा लाके। ठीक है? कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी कोशिश करना आप लोग इसको निबंध याद करो। बाकी तो ये देखिए, यहां तो खेला हो गया है। ठीक है? उसके बाद में देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन शुरू करने चल रहे हैं। यहां पे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के, किसवीं सदी के? 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। लो भैया, पहले ही लाइन से क्वेश्चन आपका मिल गया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी
किस सदी के प्रमुख लेखक माने जाते हैं? तो आप लोग बोलोगे 20वीं सदी के। ऑप्शन क्या बताओगे? 20वीं सदी के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, आप कह सकते हो तीनों लैंग्वेज, उर्दू नहीं है, बाकी यहां पे तीनों लैंग्वेज आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। यानी इनको जो है संस्कृत भी अच्छी आती थी, हिंदी भी अच्छी आती थी, अंग्रेजी भी अच्छी आती थी, ये तीनों के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी, यानी इनको अच्छा खासा इंटरेस्ट किसमें था? प्राकृत भाषा में भी, और किसमें? अपभ्रंश भाषा में भी अच्छा खासा ज्ञान था। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का भी इनको ज्ञान था। किसमें? पुरातत्व, इतिहास में, भाषा शास्त्र में भी इनको अच्छा खासा ज्ञान था। ठीक है। अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखी। ये देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार हैं, ये भी याद रखना। पहला चैप्टर जब आपको पढ़ाया था तो वहां पे पढ़ाया था बाल किशन भट्ट को, और बाल किशन भट्ट जो थे, आप लोग बताना किस युग से संबंधित थे? तो आपको पता होना चाहिए बाल किशन भट्ट जो थे वो थे भारतेंद्र युग से संबंधित। क्या? भारतेंद्र युग से संबंधित थे। किससे? भारतेंद्र युग से संबंधित थे, इस बात को याद रखना। किससे? भारतेंद्र युग से संबंधित थे। लेकिन यहां पे किससे संबंधित है? ये द्विवेदी युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्विवेदी युग से। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग से हैं? सभी लोग बताओ भैया, द्विवेदी युग से। और एक बात ध्यान देना, आदिकाल आधुनिक काल 6 भागों में विभाजित किया गया है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता युग। तो इसका मतलब ध्यान देना, ये भी भारतेंद्र युग भी जो है आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। क्या? आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और मेरे प्यारे बच्चों जो अभी यहां पढ़ रहे हो, क्या द्विवेदी युग जो होता है, द्विवेदी युग, ये भी जो है आधुनिक काल के अंतर्गत ही आएगा। अगर मान लो द्विवेदी युग ना पूछे, ऑप्शन में ना रहे, तो आप लोग आधुनिक काल बहुत प्यार से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बहुमान विद्वान थे, गूढ़ और विदग्ध हास्य परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः हुए अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थक लेखक थे। यानी इनको भैया, इनको सभी लेखक जो है क्या समर्थक इनका देते थे, इनको मानते थे। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी। ट्रिक जल्दी से लिख दो, तीनों कहानी की ट्रिक जल्दी लिख दो। गुलेरी जी ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी। तीनों कहानी के नाम जल्दी लिखो, फटाफट लिखो भाई। आप बस लिख दो, बस सिर्फ बस लिख दो। क्या लिखे? 3 कहानियां, सिर्फ 3 कहानियां लिखी, और उन्हीं कहानी के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। भैया हो, जो लोग 20-20 कहानी लिखते होंगे अमर नहीं हो पाते, चंद्रधर शर्मा गुलेरी सिर्फ 3 कहानी लिखकर अमर हो गए। सिर्फ 3 कहानी लिखकर क्या हो गए? अमर हो गए। सिर्फ 3 कहानी लिखकर अमर हो गए। उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती हैं, और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष, यानी सामने से डायरेक्ट जो है प्रभाव दिखता है, प्रभाव पड़ता है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सर्जनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियां अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा हैं और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती हैं। कौतुक का अभिप्राय कतई या नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है, इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे की है। ठीक है, ये देखना, यहां से इसको भैया नोट जरूर करना अगर नोट्स बना रहे हो तो। यहां प्रस्तुत कहानी, कहानी का नाम क्या है सभी लोग बताओ? यहां प्रस्तुत कहानी, कहानी क्या? उसने कहा था। क्या? यहां प्रस्तुत कहानी उसने कहा था, यह एक क्या है? अमर रचना है।
अमर रचना भैया, अरे भाई अमर रचना का मतलब क्या होता है? कभी ना मरने वाली, हमेशा अमर रहे, हमेशा अमर रहे, हमेशा अमर रहे, यानी ये कहानी हमेशा अमर रहती है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। इसका मतलब माइलस्टोन मतलब क्या कहा जा रहा है? ये जो हिंदी विषय है, हिंदी भाषा है, उसमें जो कहानी का विकास हुआ है, उसमें ये कहानी जो है ना, मील का पत्थर माना जाता है, यानी इसको बेस माना जाता है, इसको आधार माना जाता है। इसी के आधार पर, इसी के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों, आप ये कह सकते हो कि इनकी ये क्या है, इनकी ये क्या है, अमर रचना है। क्या है ये? अमर रचना है। और ये कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। इसमें ध्यान देना, इस लाइन में भी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये तो पूछा ही जाता है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। तीनों लाइन पूछी जाती है। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यह एक कालजयी रचना है। क्या? कालजयी रचना। कौन कौन बच्चा कालजयी का मतलब समझता है? सभी लोग बताओ कालजयी का मतलब। यह एक कालजयी रचना है। कालजयी का मतलब हो जाएगा, काल मतलब समय, जय मतलब वहां चलने वाला, यानी हमेशा समय के साथ तरोताजा ये कहानी रहती है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ताजा दिखाई देगी, यानी हमेशा अमर रहती है। आप इसे कालजयी का मतलब ये कहोगे कि ये हमेशा जीवित रहने वाली, समय के साथ चलने वाली, हमेशा समय के साथ जो है अपडेट रहने वाली ये कहानी है। तो आप ईमानदारी से बताओ, कालजयी का मतलब समझे? यह एक कालजयी रचना है, यानी यह एक कालजयी कहानी है। आप सब लोग से अगर कोई पूछेगा कालजयी का मतलब, आप बता लोगे? सब लोग बताओ यस या नो। अगर अब पूछा जाए कालजयी का मतलब, काल मतलब समय होता है, जयी मतलब चलने वाली, समय के साथ चलने वाली, यानी हमेशा जीवित रहती, यानी हमेशा अमर रहती है, कभी न मरने वाली कहानी को कालजयी रचना कहते हैं लाला, कालजयी रचना कहते हैं लाला। बताओ समझ में आया इतनी बात? मेरे भाई बहन, आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। मेरी मेहनत को मत बेकार जाने देना। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, मत जाने देना। प्रसिद्ध फिल्मकार, इस पर एक पिक्चर भी बनी है। प्रसिद्ध फिल्मकार जो हैं बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी, और इसके अनेक नाट्य रूपांतर, यानी इसके नाटक को रूपांतरित, यानी जो है अनुवादित करके तरह तरह के जो है रूपांतरण कर चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है, यानी कथन है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरुआत होती है। अभी हम पढ़ाएंगे तो मिलेगा, अभी केवल एक हल्का से परिचय दे रहा हूं। कहानी जो शुरुआत होती है अमृतसर, क्या क्या बच्चा लिखा सर आपका एक्सप्लेनेशन हमारे स्कूल, यार आगे चला गया, फिर से लिखो भाई, क्या लिखे थे? क्या? अमृतसर, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरुआत होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का रहता है जिसका नाम लहना सिंह, और 8 वर्ष की लड़की जो सूबेदारनी बाद में होती है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, उसको तांगे से नीचे, तांगे के नीचे ना आ जाए, तांगे के नीचे आने से 12 वर्ष का बच्चा बचाता है। यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूं, एक ये अमृतसर शहर है, यहीं से जो है कहानी शुरुआत होने चल रही है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का जिसका नाम लहना सिंह है, ये मदद करेगा किसकी? 8 वर्ष की लड़की की, जो बाद में सूबेदारनी बनती है। ठीक है, ठीक ना? आगे बढ़ूं? चलो। यह लड़की की कहानी देखना। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुड़माई हो गई। यानी अभी केवल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं यहां पे समझने के लिए कि कैसे कहानी शुरुआत होती है। यहां पर जो है लड़का जब मदद कर देता है लड़की को,
लड़की को बचा लेता है, तो यहां पर उससे बार बार पूछता है तेरी कुड़माई। कुड़माई का हिंदी अर्थ होता है क्या? कुड़माई का हिंदी अर्थ होता है मंगनी। याद रखना, कुड़माई का हिंदी अर्थ क्या होता है? मंगनी। सब लोग याद रखना। सूबेदारनी का मतलब सर, अरे सूबेदारनी मतलब सूबेदार से शादी हो जाती है ना। अभी 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 बताता हूं। अभी यहां लड़की का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है चैप्टर में, और यहां पे भी आपको बताता हूं सूबेदारनी को क्यों कहा जाता है। थोड़ा सा रुके रहो, ठीक है? ठीक है। तो तेरी कुड़माई का मतलब, कुड़माई का मतलब तो मंगनी। अब वो जो है लहना सिंह बार बार पूछ रहा है तेरी कुड़माई हो गई है, तेरा एंगेजमेंट हो गया है, ओए मुझसे प्यार कर ले। हैं? अब देखो, अब जो है ये भैया दुनिया बहुत अजीब है। तनी के जो है कहा बचा दिए तांगे से ना दबने पाए, उनकी मदद क्या कर दिए, अब इनके दिमाग में खुरापात चलना शुरू हो गया। खुरापात चल, अब इनको सीधे पत्नी बनाना चाह रहे हैं, देख रहे हो? अब लड़की धत कहकर भाग जाती थी, धत शर्मा जाती थी। लड़की बहुत शर्माबो करती, तेरी कुड़माई हो गई धत, तेरी कुड़माई हो गई धत, तेरी कुड़माई हो गई धत, धत धत कहकर भाग जाती थी। धत धत कहकर बार बार भाग जाती थी। अच्छा भैया, एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय क्या बोल दी? बोल दी हां कल हो गई। यह देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू, यानी कपड़ा देख नहीं रहे हो नया नया एकदम सुंदर सुंदर पहनी हो। अब सोचो उस लड़के पर क्या बीती होगी जिसकी एक आदत हो गई थी धत वर्ड सुनने की। उसको थोड़ा सा सुकून ये मिलता था कि चलो अभी शर्मा रही है, अभी तो अपनी ही है, अभी कहीं शादी तय नहीं हुई है, कुड़माई नहीं हुई है, धत कह रही शर्मा रही, कोई बात नहीं अभी तो अपनी ही है। लेकिन जिस दिन वो कही कि हाँ हो गई, कभी कल ही हुई, उस टाइम क्या बीता होगा लहना सिंह के ऊपर? लहना सिंह के ऊपर क्या बीता होगा? आप लोग आज फोन स्पीकर पे मत सुनना, आप लोग जो है ना ईयरफोन लगा लेना, ठीक है? क्योंकि ऐसी ये प्रेम कहानी है, मुझे समझाना पड़ेगा, और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। आसपास के अगर लोग सुनेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, और ये ऐसी कहानी है, मुझे बताना मजबूरी रहेगी। तो आप बताओ पूरा डिटेल में जैसे इसमें है चैप्टर में, उसी तरीके से बताऊं या ऊपर ऊपर से बता के निकल जाऊं? बोलो, जैसा आप लोग सुनना चाहो। भाई थोड़ा से ब्लूटूथ वगैरह लगा लेना। देखते नहीं है रेशम से फूलों वाला सालू, लहना सिंह हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रह जाने का मतलब, हाँ एकदम डिस्टर्ब आत्मा में हो गए, परेशान हो गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? ये तो बड़ी समस्या हो गई। अब क्या होगा? अब पूरी तरीके से परेशान। सोचो बेचारा बेचारा लहना, अब क्या होगा? ये तो परेशान हो गए पूरा। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। अभी कहानी शुरू नहीं किया हूं, अभी केवल मैं परिचय बता रहा हूं, अभी आगे बताता हूं। प्रथम विश्व युद्ध का मतलब क्या हुआ यहां पे? हाँ, भी क्वेश्चन पूछा था, याद रखना किसकी चर्चा हुई है, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध? तो प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा हुई है, ये भी बात आप सब लोग याद रखना, ठीक है ना? प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा हुई है, के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा, अब देखो यहां पे आपको मैं बता दूं, बहुत बच्चे नए होंगे नहीं समझ पा रहे होंगे कि बाद में यही लहना सिंह आर्मी में भर्ती हो जाता है, फौजी हो जाता है, और फौजी में एक जमादार पोस्ट पे होता है, जो कि जब ये लड़ाई के लिए जाता है तो यहां पर आपको पता होना चाहिए लाम पर जाते समय, लाम का मतलब होता है युद्ध, युद्ध पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। हजारा सिंह के घर कौन गया था? सूबेदार उसमें थे जो टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। अब वो उनके घर जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वो बोले हमारे घर आ जाओ, यहीं से प्लानिंग करके हम लोग निकलते हैं लड़ाई के लिए। अब हमारे घर आने का मतलब वहां पे किसके पास? सूबेदार। और संयोग से ही हजारा सिंह के सथवा बियाहो हुआ है उस लड़किया का, जिससे मतलब मंगनिया जो हुई थी, कुड़माई जो हुई थी, नहीं हजारा सिंह के साथ है। अब सोचा कितना बड़ा बवाल।
अब सूबेदार का ना पता है ना तो लहना का पता है, लहना को भी नहीं पता कि हमारा पत्नियां नहीं साथ है जिसको हम चाहते थे। ठुकरा के मेरे प्यार का इंतकाम देखोगी, ठुकरा के मेरे प्यार का इंतकाम देखोगी। का हुआ पिया था यार, का भाई जिंदगी है सब पियम था बीजे जाने, कुछ बचा नहीं है पीने से ही जिंदगी है। क्या। बायोलॉजी के टीचर हो, अब आप अच्छे से समझ सकते हो। अरे पढ़ा लीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भाई बहुत धाकड़ चैप्टर पढ़ा होती है, इसको पढ़ाते टाइम ना हाँ, अपनी याद आ जाती है। कहे नहीं पता क्या इसकी कहानी अभी? नहीं पता, लहना सिंह की कहानी है। नाम सुना हूँ। लहना सिंह की एक लड़की से प्रेम हो गया रहता है, और लड़की का ब्याह दूसरे के साथ हो जाता है। अरे भैया, फिर ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तुम्हारे साथ भी हुआ है? हाँ, बहुत बुरा रहने दो, नहीं लड़के समझ जाएंगे कि हमारे गुरुजी बहुत खतरनाक थे। बहुत बुरा हुआ यार। हाँ, अमन सिंह के साथ भी ऐसा हुआ है, लहना सिंह की जगह पे अमन सिंह लिख सकते हो। नहीं यार, आपके साथ भी तो हुआ है, आप भी तो कह रहे हैं। अरे हमारे साथ हुआ है, लेकिन मैं यार उठा लाया था, मैं जाने नहीं दिया था। वहां सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा, यानी अभी परिचय केवल बता रहा हूं, वो जो सूबेदारनी थी भैया, वो लास्टोआ में उसको बुलाकर क्या बोली? बोली मेरे पति यानी हजारा सिंह को और बेटे बोधा सिंह का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा। हाय हाय, पहला पहला प्यार, पहली पहली बार मोहब्बत की है, अब न समझ में आए मैं क्या करूं। इनका पहला पहला प्यार था। युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा की। मतलब सोचो, बोधा सिंह कौन है? इनके बेटवा हुआ, यानी इनके हजारा सिंह जो थे वो सूबेदार, और वो लड़कियां जिसके साथ सदिया हुई है इनका एक बेटा हुआ, बेटा का नाम है बोधा सिंह। अभी मैं डिटेल बताता हूं, ठीक है। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करते हुए गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभावान्वित जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी के उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु कहानी का प्रभाव मन में ही गूंजता रह जाता है। अब हम सब लोग शुरू करने चल रहे हैं क्या? कहानी। लेकिन उससे पहले रामचंद्र शुक्ल ने एक बात बोले हैं। रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसने कहा था, मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। सोच लो, इतनी अच्छी कहानी है। अब मैं आपको देखो, यहाँ कहानी शुरू होने चल रही है, उससे पहले मैं थोड़ा से आपको मैं बता दूं, सबके बारे में परिचय करा दूं, ध्यान से समझना। वो लड़की जो जिसको बचाते हैं लहना सिंह, 8 वर्ष की रहती है। ध्यान से समझना। लहना सिंह जो लड़का रहता है, लहना सिंह जो इनको बचाता है, लहना सिंह 12 वर्ष का रहता है। इन्हीं दोनों के बीच से कहानी शुरू होती है। ये जो है क्या अमृतसर शहर में कहानी शुरू होती है। कहानी कैसे शुरू होती है भैया? ध्यान देना, ये दोनों लोग अपने अपने मामा के यहाँ आए हैं, अलग अलग मतलब घर के अगल बगल घर है। बाजार जाती है लड़की के, वो तांगे जो घोड़ा इक्का वाला होता नहीं, उससे जो है दबने वाली थी, तो ये जो है बेचारे लहना सिंह उसको बचा लिए, अपनी जान की बाजी लगा के इनको बचा लिए। अब इसी वजह से इनको इनसे प्यार हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद इस लड़की की शादी जो है किससे होती है? ध्यान से समझना। इस लड़की की शादी सूबेदार जो है, सूबेदार का नाम क्या है याद रखना,
सूबेदार हजारा सिंह के साथ हो जाती है। क्या? हजारा सिंह के साथ हो जाती है। सूबेदार हजारा सिंह के साथ क्या होती है? शादी हो जाती है। अब क्या होगा भैया? हजारा सिंह के साथ शादी हो जाती है और इनका फिर एक बेटा भी हो जाता है। बेटे का नाम क्या है? बोधा सिंह। ठीक है, सब लोग से परिचित हो गए? परिचित हो गए ना? और कुछ टाइम बाद ये लहना सिंह जब भैया ठुकरा दिया जाता है इनका प्यार, ठुकरा के मेरे प्यार का इंतकाम देखोगी तो ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं भैया? खूब अच्छी तैयारी करते हैं और क्या बन जाते हैं? ये भैया फौजी बन जाते हैं। क्या? फौजी बन जाते हैं। क्या? फौजी बन जाते हैं, यानी सेना में भर्ती हो जाते हैं। अब देखो, ये भी सेना में भर्ती हो जाते हैं, लास्ट में बोधा भी हो जाते हैं, हजारा सिंह भी हो जाते हैं, और ये सब लोग जो है क्या करने जाते हैं? एक युद्ध के लिए निकलते हैं। युद्ध के लिए निकलते हैं, यानी वर्सेज में कौन रहता है? खिलाफत में कौन रहता है? जर्मनी के खिलाफ युद्ध रहता है। ये भी बात याद रखना। बहुत से लोग बता देते हैं अंग्रेजों से लड़ने गए थे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए उस समय अपना भारत तो आजाद तो हुआ नहीं था। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो इसका मतलब जो है ये सब लोग जो थे, ये भैया लोगन, ये सब जो थे, ये सबको अंग्रेज जो है, अंग्रेज लेकर ही जा रहे थे ना, मतलब अंग्रेज अपने अपने मिलाए थे ना, क्योंकि अंग्रेज का शासन था जब वहां पे भारत आजाद नहीं था, तो भारत अंग्रेज ही लड़ने जा रहे थे। तो ये अंग्रेज और भारत, मतलब ये सब अपना भारत सैनिक वैनिक मिला के मान लो अंग्रेज वर्सेस जर्मनी, तो आप फाइनली क्या समझोगे कि ये सब लोग किसके खिलाफ लड़ने गए थे? जर्मन के खिलाफ लड़ने गए थे। याद रहेगा ना? सभी लोग बताओ किसके खिलाफ लड़ने गए थे? जर्मन के खिलाफ, क्योंकि उस समय ये अपना भारत आजाद नहीं था, तो नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज, यहाँ पे ब्रिटिश राज्य था। तो आप लोग इस बात समझ गए ना, किसके खिलाफ जा रहे थे लड़ने लोग? अंग्रेज के खिलाफ, सॉरी, जर्मन के खिलाफ। अब जो है यहां पे जब ये लड़ाई के लिए निकलते हैं तो सूबेदार कहते हैं यार ऐसा करना लेना, आप मेरे घर आ जाना, वहीं से हम लोग प्लानिंग करके निकलेंगे कैसे क्या करना है। अब यहाँ लहना को पता नहीं था कि भैया जो हम हमारे सूबेदार हैं वो हमारे उनके होने वाले वो हैं, होने वाले क्या, हो ही गए हैं। तो लेकिन इनको पता नहीं थी, जब वहां पहुंचे तो अचानक देख के पूरी तरीके से हाथ पर एकदम घबरा गई भाई सूबेदारनी। लेकिन इनको क्या बोली कि जैसे मेरे बेटे जैसे मेरी आपने रक्षा किया था, जैसे आपने मेरे प्राण को बचाया था तांगे से बचने के लिए, उसी तरीके से आप जो है मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना, मैं आपसे भिक्षा मांग रही हूं, आंचल पसार कर भिक्षा मांग रही हूं। तो फिर यहां पे आप बताओ लहना सिंह की जगह होते तो आप क्या करते? लेकिन यहां पता है लहना सिंह लास्ट में क्या करते हैं? लहना सिंह की लास्ट में मौत हो जाती है और इन दोनों को बचा लेते हैं, इनके बेटे और इनके पति को बचा लेते हैं। समझ रहे हैं? और उनकी मौत हो जाती। आप बताओ लहना सिंह की जगह होते क्या करते? आप तो उन देखते कि अरे ये तो सूबेदार के साथ है, यहां शादी की हुई है। पहले तो आप निकालते अपनी पिस्टल, धड़ाम 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 ठोकते तीनों को, बोलते जर्मनी की लड़ाई बाद में होगी, पहले यहीं पे लड़ाई होगी, है पहले यहीं पे युद्ध छिड़ेगा। आप लोग तो यही करते, हमको पता है। बात सही है नहीं? यही करते सर। अच्छा, अगर अब आप सबकी परमिशन हो तो हम लोग क्लास शुरू करूं, मतलब कहानी शुरुआत होने चल रही है। आप सबको पूरा डिटेल में बातें लगभग बता दिया हूँ। हाँ एकदम ट्रू लव है। हाँ हाँ, मतलब देखो देखो दीदी की देख लो, ए भैया लोग, भाई लोग, आप देखो लहना सिंह मर गए तो कह रही है ट्रू लव है। अच्छा, और अगर वो सूबेदार नहीं मर जाती, ट्रू लव ना होता का? तब वो ट्रू लव हो सकता था। बहुत पक्ष ले रही हो सूबेदारनी की, पिटाई कर दूंगा दीदी। हमार सबका पक्ष नहीं लोगे? मतलब लड़का पागल हो जाए, लड़का मर जाए तो ट्रू लव है? और लड़का अपने आप को संभाल के अगर आगे तरक्की करके निकल जाए आगे, तो लड़का धोखेबाज है। क्या क्या समय चल रहा है? सर आप क्या करते? मैं यार क्या करता, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करता। पहले तो पता हम क्या करते, पहले तो हम पूछते तुमने ऐसा करी क्या, तुम ऐसे की क्यों। हम तो यही करते, और हम तो भैया मरते उड़ते ना, और क्या। चलो शुरुआत करते हैं कहानी की।
यहीं से उसने कहा था कहानी शुरुआत होती भैया। ये देखिए तांबा तांगा तांगा जा रहा है। अब यहाँ पे जो है लड़की दबने वाली है, उसको बचाने के लिए लहना सिंह अपनी स्टाइल दिखाएगा अभी। ठीक है सर, आपको कभी ट्रू लव हुआ है? यार कैसे हो गए, कोई करे तो फिर मैं बताऊं, कोई करे तो फिर बताऊंगा ना। चलो यहां पे देखो, बड़े बड़े शहरों, कहानी स्टार्ट हो रही है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है। आप कभी देखे होंगे इक्के पे जो लोग बैठते हैं जैसे यहाँ पे, तो जो जिससे उसकी पीठ पर खुपते से मारते हैं कोड़ों से, ऐसे उसकी पीठ छिल जाती है, कट जाती है। आप देखे होंगे, ठीक है ना, क्या पीठ उसकी क्या होती है, कट जाती है, आप देखते होंगे। और कान तक पक जाते हैं, इतना तेज तेज से उसकी साटी लगती है। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। मतलब उनसे मेरी आग्रह है कि वो लोग तांगे को इस तरीके से ना मारे कि उनकी पीठ छिल जाए और उनके जो है क्या, उनके जो है कान पक जाएं, इस तरीके से। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़क पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। मतलब इतनी तेज तेज से मारते हैं, इतनी तेज तेज से चाबुक से मारते हैं कि घोड़ा केवल भागता है, चिल्लाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, इक्के वाले कभी घोड़े के, अच्छा, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीध कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। आप कभी इक्के वाले को देखते होंगे तो ऐसे उनकी आंख के पास पट्टी लगाया, ऐसे पट्टी टाइप लगाया जाता है, देखे हो नहीं देखे हो, ऐसे मतलब सीधे एकदम, घोड़े जब सीधे जाए, अगल बगल का जो है चीजें देखो भड़के ना, सीधे एकदम चले जाए, सीधे जाए एकदम। ठीक है, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ये सब वर्ड किस में लिखा हुआ शब्द, ध्यान देना, सिख में लिखा गया है क्योंकि ये सिखों की कहानी है। आने दो लाला जी, हटो बाझा, बाछा करते हुए सफेद फेटो, सफेद फेटे मतलब देखते होंगे ये साहब लोग, देखिए सर पे सफेद पगड़ी बांधते हैं, फेटा, वहां फेटा भी बोला जाता है, फेटा। ठीक है, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचों के भोर भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। मतलब क्या मजाल है कि किसी को रेस्पेक्टेड लैंग्वेज सुने हुए हटना पड़े, जी या साहब, जी साहब, जी साहब सुनना पड़े, है ना। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है, एकदम मीठी छुरी की तरह चलती है, मीठी छुरी की तरह चलती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं, हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्त प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। मतलब ये वहां का वर्ड है, हट जा। समष्टि में इसका अर्थ क्या होता है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा, बच जा। लेकिन हुआ क्या, ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। चौक की एक दुकान पर, यानी अमृतसर बाजार में एक दुकान पर आ मिले। ठीक है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पहले ध्यान से समझना, उसके बाल और उसके ढीले सुथन्ने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। ध्यान देना, यहां आए होंगे, ये देखो बहुत प्यारी लग रही है, तो कुछ कुछ होता है देखने से। देख रहे हो, दही लेने आए हैं, ये लहना सिंह, ये जगह सुबेदार नहीं। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि दोनों सिख हैं
वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आए हैं, मतलब अपने मामा जी के लिए दही लेने आए हैं, उससे केस यानी बाल को धुलते हैं जो सिख लोग होते हैं, और यह रसोई के लिए बढ़िया, वाह नाइस। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। तो तेरा घर कहां है, यहां लहना से पूछता तेरा घर कहां है, तो कहती है मगरे में, और फिर पूछती है तेरे, तो कहते हैं लहना सिंह माझे में। फिर कह रही यहां कहां रहती हो, तो बोली अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं, मतलब मेरे मामा लगते हैं। मैं तो कह रहे हैं मैं भी मामा के यहां हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इसके सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले और कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। मतलब यहां पर जो है ये बचा लेते हैं घोड़े से, है ना, यहां से घोड़े के बीच में आने वाले थे, तो यहां पे लहना सिंह बचा लेते हैं और बोलते हैं तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। लड़का मुंह देखता रह गया। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अभी 7:30 पे एक बहुत प्यारा सा निबंध लेकर आ रहा हूं जो कि आप सब लोग जानते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, और उस निबंध का नाम आप लोग जानते हो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, क्या आप सब लोग से उम्मीद करूं 1K प्लस वॉचिंग रहेगी आज? अभी 7:30 पे क्लास है, 7:30 पे। कहां पे सर जी? अरे भाई आपके चैनल पे है, PW बिहार बोर्ड वाला, जिसमें 11th एंड 12th, जिसे आप लोग कह सकते हैं हिंदी मीडियम। और इसमें जो है चाहे आर्ट के बच्चे क्लास देखें, चाहे इंग्लिश मीडियम, चाहे हिंदी मीडियम, चाहे कॉमर्स, सबका सिलेबस सेम है। तो क्या आप सब लोग रेडी हो? 7:30 पे आप सब लोग रेडी हो भाई? तो लाइक कर दो जाके, लाइक कर देना, ठीक है। सभी लोग स्टेटस लगा देना। बहुत प्यारी कहानी है, उसमें मैं रामधारी सिंह दिनकर की पूरी रचनाएं ट्रिक से आज पढ़ाऊंगा, पूरी रचनाएं आज ट्रिक से याद कराऊंगा, और आप सब लोग एक बार यूट्यूब पे बढ़िया से पढ़ लोगे ना दमदारी से, मजा आ जाएगा। बहुत प्यारा निबंध है अर्धनारीश्वर, सारी इंपॉर्टेंट बातें आज उसमें सिखाऊंगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा। और लड़का मुंह देखता रह गया। फिर क्या हुआ? दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहां, दूध वाले के यहां अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही चलता रहा, मतलब ये दूसरे दिन, लगभग दूसरे तीसरे दिन उसी बाजार में मिलते रहते थे, मिला करते थे, और ये ऐसे चलता रहा, ऐसा चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के के संभावना के विरुद्ध बोल दिया, और बोल दिया हाँ हो गई। तब बोलते हैं कब, तो कहती है कल, देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की इतना कहकर भाग गई। लड़के ने यानी लहना सिंह ने घर की राह ली, यानी घर की तरफ चलना शुरू कर दिए, और पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब, बहुत परेशान। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। जो दुकान वाले होते हैं, रास्ते मतलब एक दूसरे को जो है क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से जो है किसी को मोरी में ढकेल दिए, किसी एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले को पलट दिया, दूध उड़ेल दिया, सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से यानी किसी महिला से, जो सामने से आ रही पूजा पाठ करने जा रही महिलाएं से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। मतलब महिलाएं बोली अंधा हो गया है क्या तू, मतलब उससे भी जो है क्या अंधे की उपाधि इनको मिली। तब कहीं जाके घर पहुंचे, इनकी ये स्थिति हो गई थी।
मतलब इतना परेशान हो गए थे, इतना डिस्टर्ब हो गए थे, पूरी तरीके से परेशान। अब क्या होगा, एकदम घर, ऐसे हालात में घर पहुंचे। मैं आपको देख रहे हैं, सब्जी वाले का ठेला, मतलब रास्ते में जो मिल रहा है सबको तोड़ते फोड़ते जा रहे हैं एकदम से। राम राम, यह कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां कड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीच में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटों में कान और पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ चलो आप सब लोग को यहां तक मैं कंप्लीट पढ़ाया हूं, ठीक है। तब घर पहुंचा, उसके बाद मैं आप सबको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप सबकी 7 बजे भी क्लास है, 7:30 बजे। तो आप सब लोग थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उसके बाद फिर अभी आपको मतलब ये अगले चैप्टर में पूरा डिटेल में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो। यहाँ पे ध्यान देना, होमवर्क आप सबको क्या करना है, पूरी रचना इनकी जो है क्या करना है, रचना को आप लोग ट्रिक के माध्यम से मेरे पास भेजना भी, ठीक है ना। मेरे पास भेजना जरूर, इसको याद रखना। और उसके बाद में प्यारे बच्चों एक और बात याद रखना, इनकी जीवनी को भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना। इनकी जीवनी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों बातें याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। उसके बाद आप सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। थैंक यू, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर सब लोग अगर यूट्यूब पे जाके अभी एक लाइक कर दोगे तो मेरा हौसला बुलंद हो जाएगा। आप सब लोग एक स्टेटस लगा दोगे तो बहुत खुशी मिलेगी। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हिंदी मीडियम चैनल पे लगी हुई क्लास एक बार मेरे प्यारे बच्चों अपने अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दो, और एक बार आप सब लोग आ जाना, मजा आ जाएगा पढ़ने में, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी। आधे घंटे सिर्फ आ जाना, 7:30 से 8 बजे तक, 8 बजे तक पढ़ लेना, उसके बाद बाय, ठीक है। 40 मिनट ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा प्लीज, ठीक है। प्रॉमिस कर रहे हो ना भाई से? ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।